1771 में मैसूर पर मराठों का आक्रमण हुआ और जब मैसूर पर मराठों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई मदद नहीं की, जबकि केवल 2 वर्ष पूर्व 1769 की संधि में उन्होंने यह कहा था कि जब भी मैसूर पर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो हम मैसूर की सहायता करेंगे। लेकिन अब अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने हैदर अली की कोई मदद नहीं की, बल्कि आगे जाकर के 1773 में माहे, जहां फ्रेंचों की बस्ती थी और जो हैदर अली की अधिकारिता में था, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर के सीधे सीधे हैदर अली की संप्रभुता को अंग्रेजों ने चुनौती दे दी, माहे के बंदरगाह को अपने अधिकार में लेकर के। यही इसी बंदरगाह के रास्ते मैसूर की सारी सामग्री आती थी और कुल मिलाकर के ये हैदर अली की अधिकारिता का क्षेत्र था। ठीक है, तो 1773। इसी दौरान 1775 से लेकर के 82 के दौरान अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में उलझ गए। तो अब तक जो अंग्रेज मराठों से उलझने से बच रहे थे, वो अंग्रेज 1775 से अब मराठों से उलझ गए। इसी दौरान मराठे तो अंग्रेजों से उलझे ही थे। इसके बाद जो हैदराबाद का निजाम था, वो अंग्रेजों से चिढ़ा हुआ बैठा था, क्योंकि उसे गुंटूर और बालाघाट की दीवानी के बदले अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि हम 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने 7 लाख रुपए नहीं दिया। इससे हैदराबाद का निजाम नाराज था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे अंग्रेजों से युद्ध कर ही रहे थे। तो इन तीनों शक्तियों ने, यानी हैदर अली भी चिढ़ा हुआ था, हैदर अली ने भी, मराठों ने भी और हैदराबाद के निजाम ने भी, यानी इन तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हालांकि हैदराबाद का निजाम और हैदर अली, इनकी सेनाएं साथ में लड़ने की बात थी, मराठे तो अलग से लड़ ही रहे थे। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट की रचना हो गई। इसी तरह के त्रिगुट की रचना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, लेकिन वो हैदर के विरुद्ध हुई थी। इस बार अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की 3 शक्तियां एकजुट हुई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की 3 शक्तियां एकजुट हुई, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद का निजाम। यह युद्ध चला 1780 से लेकर के 1784, जिसे हम जानते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। कहते हैं कि अंग्रेजों ने 2 तरफ से अपनी सेनाएं भेजी, एक तो जो है कर्नल वेली के नेतृत्व में और दूसरी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को यह जिम्मेदारी दी कि इन दोनों सेनाओं को हमें मिलने नहीं देना है, इन दोनों सेनाओं को हमें मिलने नहीं देना है। तो कर्नल वेली से पोलीलूर के युद्ध में के मैदान में भेंट हुई टीपू सुल्तान से। और पोलीलूर का ये जो युद्ध है, ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध में राकेटों का प्रयोग किया गया था। तो एक प्रकार से ये एक प्रतीकात्मक चित्र आप देख रहे हैं, ये देखें तो राकेट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को माना जाता है कि राकेट प्रौद्योगिकी का वो जो है प्रणेता था। तो पोलीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने इसका प्रयोग किया और कर्नल वेली को बुरी तरह से पराजित किया। कहते हैं कि जब हेक्टर मुनरो को यह खबर लगी कि कर्नल वेली के साथ यह स्थिति हुई है, जबकि टीपू सुल्तान की जो सेना थी और कर्नल वेली की जो सेना थी उसमें अंतर था। कर्नल वेली के पास अधिक सेनाएं थी, टीपू सुल्तान के पास कम सेना थी। और उसके बाद भी कहते हैं कि जब उनको बंदी बनाया गया
तो केवल और केवल जो है 500-600 सैनिक ही थे, बाकी सब काट डाले गए। इतना मतलब दुर्दांत ये जो है किया गया, बुरी तरह से अंग्रेजों को धूल चटा दिया टीपू सुल्तान ने। ये पुलिलूर का युद्ध उसमें महत्वपूर्ण है, रॉकेट का इसमें प्रयोग किया गया, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही ये खबर पता चली वैसे ही युद्ध सामग्री को तालाब में फेंक करके हेक्टर मुनरो भाग गया। तो हैदर अली को प्रारंभिक सफलता मिली, आधा कर्नाटक हैदर अली ने जीत लिया। कर्नल वेली को हरा करके आरकट पर भी, कर्नाटक की राजधानी पर भी हैदर अली का अधिकार हो गया। और अब ये लगने लगा कि हैदर अली एक बार फिर अंग्रेजों को शर्मनाक तरीके से पराजित कर देगा, ठीक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की तरह ही। तो अब यहां से वारेन हेस्टिंग ने दिमाग लगाया और यहां पर हैदराबाद के निजाम ने फिर से पाला बदला। तो हैदराबाद के निजाम ने फिर से पाला बदला। हैदराबाद का निजाम इतना, ये महान शासक ने इस हैदराबाद की नींव रखी थी आसफ जहां ने, और उसके सब उत्तराधिकारी एक प्रकार से निकम्मा निकल गए और ये इनकी लॉयल्टी का कोई विषय ही नहीं था। हैदर अली कहता था कि हैदराबाद के निजाम से तुरंत अगर पूछ लिया जाए कि अभी आपका मित्र कौन है, तो उनको सोचना पड़ जाएगा कि इतना जल्दी पाला। तो इन्होंने पाला बदल लिया। मराठे क्या है कि शिथिल पड़ गए। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो कई छोटी छोटी लड़ाइयों और कई संधियों का एक पूरा समूह था। 1775 से वो 82 तक चलता रहा, ठीक है। तो अब यहां तक जाकर के मराठे भी शिथिल पड़ गए थे, और ऐसे में अब हैदर अली भी अकेला पड़ गया। और हैदर अली जब अकेला पड़ा तो आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। अब यहां पर एक विषय मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न कई बार पूछता है कि हैदर अली को आयरकुट ने किस युद्ध में हराया। लेकिन ये जो पोर्टो नोवा में हैदर अली को आयरकुट ने हराया, असल में वो रक्षात्मक युद्ध लड़ रहा था आयरकुट, न कि आक्रामक युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि मद्रास को जीत लेगा हैदर अली, मतलब मद्रास की तरफ बढ़ रहा है। तो मद्रास को इसने बचाया था। हालांकि फिर अपनी शक्ति जुटा करके टीपू सुल्तान ने फिर से अंग्रेजों को हरा दिया। लेकिन फाइनली जो है 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इससे पहले ही अंग्रेजों और मराठों के बीच सालाबाई की संधि हो गई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया। तो अब यहां से मैं बताना ये रहा हूं कि जो ये मैं कह रहा था कि मराठे शिथिल पड़ गए, और यहां पर जो मैंने आपसे बताया कि हैदराबाद का निजाम ने पाला बदला, तो हैदराबाद के निजाम ने तो उसी समय पाला बदल लिया। मराठे तो युद्ध में थे लेकिन शिथिल पड़ गए थे। लेकिन फाइनली जो है 1782 में सालाबाई की संधि हुई, और इस सालाबाई की संधि के हिसाब से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया। तो मराठे युद्ध से बाहर हो गए। अब केवल हैदर अली और जो है अंग्रेज बचे। तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान शासक बना, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। युद्ध के दौरान ही एक शासक की मृत्यु हो जाए और उसका पुत्र अगला शासक बन जाए, युद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, और वो भी अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था। अंग्रेज कितने षड्यंत्रकारी थे, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, इतनी आसानी से टीपू सुल्तान शासक बन गया। यह अंग्रेजों के लिए भी आश्चर्य का विषय वस्तु था। तो यह मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो हैदर अली रहा हो, चाहे वो टीपू सुल्तान रहा हो, उस समय इनके समकालीन भारत में, यानी 18वीं सदी के भारत में, जब लॉयल्टी बहुत जल्दी बिक रही थी, जब अधिकारी शासकों के बहुत जल्दी खरीद लिए जाते थे, वो अपनी ईमानदारी को, अपने जो है विश्वास को बहुत जल्दी बेच देते थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान के सैनिकों ने, उसके अधिकारियों ने कभी इससे गद्दारी नहीं की। तो यह पता चलता है कि कितना होल्ड था इनका।
अपने सैनिकों में, अपने अधिकारियों में। नहीं तो हम जानते हैं कि बंगाल के नवाब के साथ क्या किया उसी के सेनापति ने। तो यह बड़ी घटना थी, युद्ध के दौरान ही सत्ता परिवर्तित हो और युद्ध पर असर न हो, जबकि अंग्रेज हमेशा कमजोरी खोजने का काम करते थे कि हमें कोई कमजोरी मिले। ठीक है, तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हुई। चूंकि हैदर अली की मृत्यु को छुपा करके रखा गया था, 3 दिन बाद अंग्रेजों को पता चला कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना, और टीपू सुल्तान ठीक अपने पिता की तरह ही एक वीर सैनिक था, एक साहसिक सेनापति था, एक कुशल प्रशासक था। हालांकि ये कहते हैं कि हैदर अली की तरह ये कूटनीतिज्ञ नहीं था, कभी कभी ये जो है भावुक निर्णय लेता था। हालांकि जिस प्रकार से हैदर अली निरक्षर था, ठीक उसके उलट टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा था। अरबी, फारसी कई भाषाओं का ये ज्ञाता था, कन्नड़ कई भाषाओं का ये ज्ञाता था, और बहुत पढ़ा लिखा टीपू सुल्तान था। लेकिन वीरता में, सैन्य कार्रवाइयों में, योग्यता में एकदम ठीक हैदर अली की तरह ही टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान युद्ध के दौरान ही शासक बना, और इसके नेतृत्व में सफलतापूर्वक संघर्ष जारी रहा। और 1783 में टीपू सुल्तान ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित बंदी बना लिया। अब स्थिति क्या थी कि युद्ध धीरे धीरे बहुत लंबा घिसता चला गया। अंग्रेजों को भी कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हो रहा था इस युद्ध में, और न ही टीपू सुल्तान को ही विशेष लाभ था। अब दोनों पक्ष जो है युद्ध से थक चुके थे, और ऐसे में यह तय हुआ कि अब एक संधि करके हमें जो है अलग अलग हो जाना चाहिए। तो यह संधि थी मंगलौर की संधि। यह हुई मार्च 1784 में। किसके किसके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी। लॉर्ड मैकार्टनी कौन? तो उस समय मद्रास का गवर्नर। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी में हुई। क्या हुआ? तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो इस युद्ध के दौरान क्षेत्र जीते थे, और जो जिन सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था उन्हें लौटा दिया गया, और इस प्रकार युद्ध का दूसरा दौर अनिश्चित रहा। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने की स्पष्ट विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा। इसमें किसी की भी विजय की स्थिति नहीं रही। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ तथ्यों की बात करना चाहेंगे जो टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई है, और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता है, तो उसको हम देख लें और फिर हम अपने फ्लो चार्ट पर आ जाएंगे। तो देखिए, टीपू ने अपने पिता के ठीक उलट हैदर अली ने कभी खुद को बादशाह घोषित नहीं किया, और हमेशा जो है ये वाडियारों का संरक्षण नाम के लिए मानता था। लेकिन टीपू ने इसको नाम के लिए भी इस चोले को नहीं पहना, और स्वयं को 1787 में बादशाह या पादशाह घोषित कर लिया। हालांकि अभी भी वाडियारों की स्थिति बनी हुई है, वो महल में रहते हैं, पूरी उनकी व्यवस्था है, उनके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। लेकिन हैदर अली अपने को नवाब ही कहता था, लेकिन अब जो है टीपू सुल्तान ने खुद को बादशाह घोषित कर लिया, और अपने नाम के इसने सिक्के चलाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, और वर्ष और महीने के हिंदी नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग किया। देखिए, उस समय के 18वीं सदी के भारत में हैदर अली और टीपू सुल्तान बेहद योग्य शासक थे, और वो अपने आसपास क्या चल रहा है इसको ठीक प्रकार से समझने वाले शासक थे। वो सुरा सुंदरी में डूबने वाले शासक नहीं थे। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे नए प्रयोग किए, लेकिन टीपू सुल्तान पर एक बेहद गंभीर आरोप, जो कि प्रत्यक्षतः सत्य ही माना जाता है कर्नाटक के करोड़ों लोगों के द्वारा, वो ये है कि टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब कहा जाता है। इसने जबरन तलवारों के बल पर गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने का कार्य किया। तो हिंदुओं, ईसाइयों पर इसने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। जबरिया धर्मांतरण कराने का जो है इस पर बेहद गंभीर आरोप है।
ठीक है। तो टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, वर्ष और महीने के हिंदू नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग किया। यहां भी देख लीजिए, वर्ष और महीने के हिंदी नामों की जगह अरबी नामों का इसने प्रयोग किया। अरब से कोई रिश्ता नहीं है मैसूर का, लेकिन अरबी नामों का प्रयोग किया। इसके अलावा टीपू ने सिक्का ढलाई तथा तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की। तो मैंने आपसे कहा कि जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जो है नए नए प्रयोग करके जो है अपने राज्य को, अपने प्रशासन को समृद्धशाली करने का प्रयास जो है करता रहा। इसके अलावा जो है रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है टीपू सुल्तान का। इसके अलावा टीपू ने सर्वप्रथम युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया और टीपू ही पहला भारतीय शासक था जिसने की यूरोपीय व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास किया और यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षण देने का भी इसने कार्य किया और रॉकेटों का प्रयोग इसी के द्वारा हुआ। ठीक है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने जैकोबिन क्लब को बनाने में अपना सहयोग दिया और उसका सदस्य भी बना। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब बहुत महत्वपूर्ण था। तो श्रीरंगपट्टनम में जो सैनिक थे फ्रांस के, उन्होंने कहा कि हम जैकोबिन क्लब बनाना चाहते हैं, यहां पर भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने कहा कि यहां बनाइए और खुद उस जैकोबिन क्लब का टीपू सुल्तान भी सदस्य बन गया था। और चूंकि फ्रांस की क्रांति में समानता ये बेहद महत्वपूर्ण नारा था, तो टीपू सुल्तान ने स्वयं को नागरिक टीपू भी कह करके संबोधित किया। हालांकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सारी बातें कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान ने खुद को नागरिक टीपू कहा, ये जो है कहा जाता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से टीपू की अत्यधिक नजदीकी दिखाने के लिए जोड़ा था। हालांकि जो भी सत्य हो, हमारे यहाँ एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो किस क्लब का सदस्य बना था, जैकोबिन क्लब का कहा नागरिक टीपू, ये सारा प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है। थॉमस मुनरो ने टीपू को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा कहा है। तो थॉमस मुनरो ने टीपू को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा कहा है। प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया है कि किसने टीपू सुल्तान को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा कहा है, तो उसका उत्तर है थॉमस मुनरो। इन सब के अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि टीपू सुल्तान ने यूरोपीय कंपनियों की तरह की ही एक कंपनी बनाने का भी प्रयास किया और मैसूर में कई जगह उसने शिपयार्ड विकसित करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के टीपू सुल्तान एक आधुनिक विचारों का शासक था और वो लगातार मैसूर की समृद्धि के लिए काम करता रहा, नए नए प्रयोग वो करता रहा और रॉकेट के तकनीकी के प्रणेता के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता है और इसका सफल परीक्षण भी टीपू सुल्तान ने पोलिल्यूर के युद्ध में किया। देखिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद से ही जब से टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, तो टीपू सुल्तान को एक बात यह क्लियर थी कि अंग्रेज एक स्वतंत्र मैसूर को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भले ही उन्होंने 2 बार प्रयास किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ये जानता था कि ये जो मंदसौर की संधि है वो अंग्रेजों के लिए आने वाले अगले युद्ध तक केवल सांस लेने का समय भर है। निश्चित रूप से अंग्रेज मैसूर पर अटैक करेंगे ही करेंगे। तो मैसूर मंगलौर की जो संधि है ये अस्थायी संधि है, निश्चित रूप से आगे टकराव होगा। और ऐसे में टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया मंगलौर की संधि के बाद से ही। तो उसमें टीपू सुल्तान ने
फ्रांस में अपने दूत भेजे, साथ ही साथ ऑटोमन तुर्क साम्राज्य में भी टीपू सुल्तान ने अपने दूत भेजे और यहां से मदद लेने का प्रयास टीपू सुल्तान ने किया, क्योंकि टीपू सुल्तान को एक बात स्पष्ट थी कि उसे स्थानीय शक्तियों से कोई मदद नहीं मिलेगी। पहले तो जो हैदराबाद का निजाम है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कर्नाटक का नवाब खुद ही अंग्रेजों का मित्र है, नीचे टीपू के राज्य के त्रावणकोर वो भी अंग्रेजों का मित्र है, और ऊपर जो मराठे हैं जो निश्चित रूप से टीपू के साथ अलायंस बना करके अंग्रेजों को दक्षिण भारत में बुरी तरह हरा सकते थे, वो मराठे भी रुष्ट थे टीपू सुल्तान से, इसलिए कि जो मराठे हिंदू पद पादशाही को स्थापित करना चाहते थे भारत में, वो मराठे किस प्रकार से हिंदुओं का जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा हो, इसको वो बर्दाश्त कर लेंगे। तो निश्चित रूप से टीपू सुल्तान की जो धार्मिक नीति रही, जो कट्टरता की इसकी नीति रही, देखिए किताबों में तो बहुत जस्टिफिकेशन दिया गया है कि नहीं टीपू सुल्तान तो इस तरह का नहीं था, और जो है मराठों ने आक्रमण किया और श्री रंगा स्वामी का टेम्पल जो है टूट गया तो टीपू ने पैसा दिया, वो सारी चीजें बता करके जो है एक सेकुलर शासक के रूप में टीपू को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग, जब जयंती की बात आती है कर्नाटक में कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाएगी, तो अभी भी लाखों मुखर विरोध के स्वर जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध सुनाई देते हैं। तो निश्चित रूप से वो केवल जो है ये आरोप कहने के लिए नहीं है, वस्तुतः इसमें काफी हद तक जो है सच्चाई है। तो निश्चित रूप से मैं बताना ये चाहता हूं कि मराठे टीपू सुल्तान को किसी भी तरह का सहयोग नहीं दे सकते थे, जबकि मराठे हैदर अली का सहयोग दे सकते थे, टीपू सुल्तान का बिल्कुल नहीं। तो टीपू सुल्तान को यह क्लियर था कि स्थानीय मदद उसको मिलने वाली नहीं है, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना शुरू किया। ठीक है, अब फ्रांस में अपने दूत भेजे, कुस्तुनतुनिया में अपने दूत भेजे, और अब धीरे धीरे जो है अंग्रेज भी अपनी तैयारी कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के लिए मंगलौर की संधि केवल अगले युद्ध से पहले सांस लेने भर का समय था, तो अंग्रेजों ने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी। और मैंने आपको यह भी बताया कि सारे गुण हैदर वाली थे टीपू सुल्तान के पास, लेकिन ये बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था। और यह कूटनीतिक गलती थी कि जबकि अंग्रेज इंतजार ही कर रहे थे युद्ध का, इसी दरमियान 1789 में दो दुर्ग थे, केग्रानून और अईकोटा। ये जो है कोचीन रियासत में स्थित थे, और कोचीन रियासत को अपने जो है अधीन मानता था टीपू सुल्तान। और ये जो दोनों दुर्ग थे, केग्रानून और अईकोटा, ये डचों के दुर्ग थे। इन दोनों डचों के दुर्ग को त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिया। अब इस पर जो है बहुत नाराज हो गया टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान को लगता था कि ये जो है उसके मातहत है कोचिंग रियासत, और उसी में ये दोनों दुर्ग स्थित थे। तो त्रावणकोर के राजा जो है कैसे इसको खरीद लिए, तो ये हमारी संप्रभुता पर क्या है को ललकारा गया है, उसको चुनौती दिया गया है त्रावणकोर के राजा के द्वारा। इसने त्रावणकोर पर हमला कर दिया, और जैसे ही त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने हमला किया, वैसे ही अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया, क्योंकि अंग्रेजों की संधि थी त्रावणकोर से कि कोई भी बाहरी आक्रमण पर वो त्रावणकोर को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसे में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हो गया 1789 में। ये केग्रानूर और अईकोटा दुर्ग के विवाद पर जो टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, यहीं से। अब इस बार जो मोर्चा बना, तो टीपू सुल्तान एक तरफ, दूसरी तरफ अंग्रेज, फिर मराठा और हैदराबाद का निजाम। अब ये तीनों की तीनों शक्तियां फिर उसी प्रकार से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये तीनों शक्तियां अंग्रेजों के तरफ से, यानी अंग्रेजों को मिलाकर के सम्मिलित हुई थी, वो फिर से टीपू सुल्तान के सामने भी वही स्थिति आ गई। लेकिन टीपू सुल्तान हैदर अली की तरह इस त्रिगुट को भंग नहीं कर पाया, और अंततः जो है ये तीनों शक्तियां टीपू सुल्तान से जो है लड़ने के लिए आ गई। कहते हैं कि ये जो है कुल 2 चरणों में युद्ध चला। पहले चरण में जनरल मीडो ने प्रारंभ किया, लेकिन टीपू सुल्तान की सामरिक संरचना
उसकी सैन्य संरचना इतनी शानदार थी कि जनरल मीडो को जो है कोई सफलता नहीं मिली। फाइनली लॉर्ड कार्नवालिस ने स्वयं कमान इस युद्ध की संभाली और बेल्लूर फिर बंगलौर होते हुए श्रीरंगपट्टनम को इसने घेर लिया और अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ा टीपू सुल्तान को। तो कड़े संघर्ष के बाद अंततः टीपू की शर्मनाक पराजय, ये हमने लिखा। शर्मनाक पराजय क्यों लिखा है? क्योंकि संधि की जब शर्तें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह पराजय निश्चित रूप से शर्मनाक थी। तो अब आइए, अब जो है इस संधि की शर्तों को देखते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद कौन सी संधि हुई? और थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद कौन सी संधि हुई? और इन समय, मतलब जो है इन संधियों के समय कौन भारत का जो है गवर्नर था? ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिखी हैं, किनके किनके बीच ये संधि हुई थी उनका नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच। क्या थी संधि की शर्तें? तो इस संधि के माध्यम से मैसूर का लगभग आधा भाग अंग्रेज और मित्रों को प्राप्त हुए, यानी मराठा और निजाम को प्राप्त हुए। तो कौन कौन से क्षेत्र? तो अंग्रेजों को 12 महल मिला, डिंडीगुल मिला और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। तो एक तो ये लगभग आधा मैसूर को तीनों शक्तियों ने, निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने मिलकर के बांट लिया। इसके अलावा क्या हुआ? तो आप समझिए, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। अब ये जो है 18वीं सदी में सबसे बड़ी युद्ध क्षतिपूर्ति है। इतनी बड़ी युद्ध क्षतिपूर्ति आप कहीं नहीं देख पाएंगे। 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बहुत था, यहां 3 करोड़ की बात हो रही है। और यह भी कहा गया कि अगर आप एक बार में ही भुगतान नहीं कर पाएंगे तो भुगतान के जमानत के रूप में टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज अपने साथ ले गए बंधक के रूप में, कि जब सारा पैसा आप दे देंगे तो आपके पुत्र रिलीज होंगे। कितनी दुखद स्थिति, ठीक है। तो जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। हमने मद्रास की संधि को देखा तो उसकी शर्तें जो है हैदर अली ने ही तय की। मंगलौर की संधि बराबरी की संधि थी, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है शर्मनाक संधि थी। सारी शर्तें जो है अंग्रेजों ने इसमें तय की। तो अब आइए एक बार जो है हम मैप देखना चाहेंगे। तो यहां पे आपको 3 मैप दिख रहा है एक क्रम से। तो ये तो मैप जिसकी हमने बात की, ये हैदर अली के समय का मैप, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का, जो हमने बात किया कि अंग्रेजों को क्या मिला और ये सारी बातें। तो अब ये देखिए, ये जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर की बाउंड्री थी। अब देखिए कैसे जो है इसमें अंग्रेज घुस रहे हैं। यहां से जो है अंग्रेज घुस रहे हैं, यहां से जो है अंग्रेज घुस रहे हैं। फिर ये वाला पूरा क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है मराठों ने ले लिया, पेशवा। यहां पर सब लिखा हुआ है, आप आराम से पीडीएफ में अपने से भी देखिएगा जो है। और इसके अलावा ये नीले वाला क्षेत्र जो है ये निजाम ने ले लिया। इसके बाद जो है फाइनल जो होगा, हम अभी इसी समय मैप ले लेते हैं तो समझ में आएगा। तो एक बार मैं इसको खत्म कर देता हूं। अब ये देखिए, ये मैसूर है, फिर ऐसे ये अंग्रेज घुसने लगे, ऊपर ये निजाम घुसा, उसके बाद ये, अब देखिए पूरा, ये पूरा निजाम। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि तो हुई नहीं, टीपू सुल्तान को मार दिया गया, लेकिन यहां पर जो है हम देखें तो मराठों को नहीं मिला, निजाम और अंग्रेजों ने बांट लिया। देखिए ये पूरा अंग्रेज, पूरा ये पूरा ऐसे, इतना छोटा मैसूर को कर दिया गया। मैं एक बार बाउंड्री आपको दिखा दूं तो ये ऐसे मैसूर को बना दिया गया, ठीक है, ऐसे मैसूर को बना दिया गया। और यहां पर आप देखिए मैसूर कितना बड़ा है, ठीक है। अभी इस दौरान कितना बड़ा है, तीसरे
युद्ध से पहले, आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा समय लेके, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब आ जाइए फिर से, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये किया गया, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या, तो अब मैसूर यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद मैसूर आर्थिक और सामरिक रूप से यानी सैन्य रूप से और जो है आर्थिक, इन दोनों मोर्चों पर मैसूर अत्यंत कमजोर हो गया। अब मैसूर की स्थिति बहुत डवाडोल हो गई। कार्नवालिस ने क्या कहा, कार्नवालिस के शब्दों से हम समझते हैं कि मैसूर की स्थिति क्या हो गई। तो कार्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को, यहां मित्रों से मतलब क्या है, निजाम और मराठों से, हमने अपने मित्रों को बिना अधिक भयानक बनाए ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से, शत्रु कौन, टीपू सुल्तान को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। तो एक प्रकार से टीपू सुल्तान और मैसूर को लंगड़ा बना दिया गया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अब मैसूर की सामरिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। अब जो है ये स्पष्ट हो गया टीपू सुल्तान को कि हमें अब बाहरी सपोर्ट के बिना जो है हमारा अस्तित्व नहीं रह पाएगा, और ऐसे में अंग्रेजों के विरुद्ध मदद प्राप्त करने के लिए नेपोलियन से संपर्क किया गया। अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान के शासकों से टीपू सुल्तान ने पत्र व्यवहार करना प्रारंभ किया। देखिए 1700, हम जो है बात करें 98 से थोड़ा सा पहले ही, तो अब इस दौर में जो है यूरोप में नेपोलियन का खतरा पूर्ण रूपेण महसूस किया जा रहा था, और नेपोलियन पूरी तरीके से छाया हुआ था। और नेपोलियन और टीपू सुल्तान का जो है एक गठजोड़ अंग्रेजों को दिख रहा था कि भारत में हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक पत्र नेपोलियन का पकड़ लिया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मिस्र के अभियान के बाद जो है नेपोलियन यहां पर जो है अटैक करेगा, उसमें जो है टीपू सुल्तान की वो मदद लेगा। ये पत्र मस्कट में अंग्रेजों ने जो है पकड़ लिया था, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो एक संभावित गठबंधन की स्थिति थी, क्योंकि नेपोलियन भी समझ रहा था कि भारतीय संसाधनों से यूरोप में जो है ब्रिटिशों की स्थिति काफी मजबूत है। अगर इन्हें भारत में पराजित कर दिया जाएगा तो ये जो है यूरोप में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए एक संभावित गठबंधन की स्थिति जो है नेपोलियन के साथ तो टीपू सुल्तान की बन रही थी, और ये अंग्रेजों के लिए बेहद सिरदर्दी का बात था, क्योंकि स्थिति जो है फिर अंग्रेजों के लिए बड़ी नाजुक हो जाती। हालांकि इससे पहले ही 1798 में हिरोशियो नेल्सन ने जो है नील नदी के युद्ध में अप्रत्याशित रूप से जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। तो वहां से स्थिति थोड़ा सा बदली, लेकिन फिर भी खतरा जो है नेपोलियन के आक्रमण का भारत पे था। और इसी दौरान 1798 में ही अहस्तक्षेप की नीति वाला सर जॉन सोर, तो सर जॉन सोर को हम अहस्तक्षेप की नीति वाले गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। लेसा फेयर की नीति जो है, हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, जो जैसे है उसी तरह से रहने दो। उसकी जगह पर साम्राज्यवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल बनकर के आ गया। अब लॉर्ड बेलेजली को हम जानते हैं सहायक संधि से, सब्सिडरी अलायंस से, वो सब्सिडरी अलायंस से लेकर के आया, और ये बड़ी अच्छी नीति थी। ये भारतीय शासकों को पत्र लिखता था कि भाई आप जो है सहायक संधि हमसे कर लीजिए, अपनी विदेश नीति हमें दे दीजिए, अपनी राजधानी में हमारा रेजिडेंट रख लीजिए, और जो है आपकी राज्य की हम रक्षा करेंगे, बदले में जो है सेना रखने के लिए आप खर्च दे दीजिए। तो उसी शासक से खर्च लेकर उसी के राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ 1798 में। तो साम्राज्यवादी लॉर्ड बेलेजली आया, और इसी के समय में हम जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होगा। बहुत अधिक तेजी से जो है इसने विस्तार किया ब्रिटिश राज का भारत में। तो 1799 में बेलेजली ने यह तय कर लिया कि अब टीपू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नेपोलियन का खतरा जो है
कभी भी भारत आ सकता है। और ऐसे में बेले जली ने यह तय किया है कि या तो टीपू सुल्तान सहायक संधि स्वीकार कर ले और या फिर जो है टीपू सुल्तान का अंत होगा। तो 1799 में कहा जाता है कि लॉर्ड बेले जली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू सुल्तान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो टाइगर ऑफ मैसूर, उसने कहा कि शेर की तरह एक दिन का जीवन भी पर्याप्त है, ठीक है, और कायरों की तरह जो है कई वर्षों के जीवन के मुकाबले शेर की तरह का जीवन है। तो उसने कहा कि हम तो ये संधि वगैरह नहीं करेंगे, हम तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। तो फाइनली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस बार एकदम तय था। कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति थे उनकी टीम बनाई गई और यह तय किया गया कि इस बार बिल्कुल समूल रूप से टीपू सुल्तान को उखाड़ करके फेंक देना है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की करारी हार हुई। आर्थर वेले जली द्वारा टीपू की हत्या कर दी गई। यही जो है लॉर्ड वेले जली का भाई। इसके अलावा क्या किया गया, तो टीपू सुल्तान के जो पुत्र थे उनको जो है पेंशन दिया गया और उनको जो है कहा गया कि अब आप मैसूर से बाहर रहेंगे। तो उनको मैसूर से निर्वासित कर दिया गया। मैसूर के अधिकांश हिस्से पर अंग्रेजों और निजाम का अधिकार हो गया। अभी मैंने आपको मैप दिखाया, ठीक है, मैसूर के अधिकांश हिस्से पे एक बार और फिर देख लीजिए मैप, थोड़ा सा और क्लियरिटी रहेगी। ये है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, ये पूरा क्षेत्र निजाम ने ले लिया, ठीक है, इतना छोटा ही मैसूर रह गया, आप देख रहे हैं। तो ये जो है तो मैसूर का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज और निजाम के बीच बट गया। मराठों को इसमें कुछ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, मराठों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, अब इसके बाद शेष जो मैसूर बचा, जो आपने अभी मैप में दिखा, फिर भी मैसूर बड़ा स्टेट था इतने के बाद भी, तो शेष बचे हुए मैसूर के कृष्ण राज वाडियार को शासक बनाया गया। वही वाडियार वंश जिनके हाथ से हैदर अली ने सत्ता छीनी थी। तो वाडियार को शासक बनाया गया और उन पर सहायक संधि थोप दी गई। तो एक बार फिर से रीइंस्टॉल कर दिया गया वाडियार को। हालांकि चाहे वो टीपू सुल्तान रहे हो चाहे हैदर अली रहे हो, वाडियारों का मामला चल रहा था, हालांकि नाम मात्र का ही था। लेकिन अब जो है फिर से अंग्रेजों ने वाडियार शासकों को उनकी गद्दी वापस कर दी, यानी मैसूर पर अब उनका शासन प्रारंभ हो गया। और वाडियारों के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो वाडियार वंश रहा 1947 तक इसने जो है शासन किया। और निश्चित रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में मैसूर का नाम ब्रिटिश भारत में जो देसी रियासतें थी उसमें हमेशा अग्रणीय रहा है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस रियासत के विषय में गांधी जी ने कहा था कि वहां पर राम राज्य है, ठीक है। तो वाडियारों का फिर 1947 में विलय हो गया मैसूर का जो है भारतीय गणतंत्र में, तब तक मैसूर का ये शासन चलता रहा, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात लॉर्ड बेले जली ने दंभ भरे शब्दों में क्या कहा, तो कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो ये सब जितने भी कोटेशन यहां पे लिखे गए हैं वो सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमने की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।